हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं गृह विज्ञान के द्वितीय वर्ष की कक्षा का रेयन का टॉपिक पढ़ेंगे। रेयन जो कि क्या है, मानवकृत रेशा है। ठीक है ना, यानी कि मानवों के द्वारा जो रेशों को बनाया जाता है उन्हें मानवकृत रेशा कहा जाता है। यानी कि कई तरह की जो कागज है या बांस की जो लुगदियां, यानी कि लकड़ी की जो बांस की लकड़ियां होती है उनकी लुगदियां बनाकर उनको कई तरीके के रासायनिक पदार्थों के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। उन्हें उनके साथ रिएक्शन करवाने से एक घोल तैयार होता है। उस घोल को एक कॉलॉइड घोल तैयार होता है गाढ़ा। उन घोल को क्या किया जाता है, स्प्रिट नली में से गुजारा जाता है। स्प्रिट नली में से गुजारने के बाद उनको नियंत्रित ताप और दाब के साथ उनको सुखाया जाता है और उसके बाद उनसे रेयन के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। ये जो स्प्रिट नली होती है वह इस तरीके की होती है, जिनके मुंह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में से इस लिक्विड घोल को इस नली में डाला जाता है और इनमें से निकाला जाता है। जिस प्रकार ये स्प्रिट नली की जो है स्प्रिट नली होती है वह किस तरीके की होती है, जिस तरीके से हम चावल की, ठीक है, आटे की सेवैयां बनाते हैं, सेम उसी प्रकार की ये स्प्रिट नली होती है। ये जो स्प्रिट नली है वह प्लेटिनम धातु की बनी होती है। ये जो स्प्रिट नली है वह किसकी बनी होती है, प्लेटिनम धातु की बनी होती है। प्लेटिनम धातु की क्यों बनाई जाती है, क्योंकि हम जो भी रासायनिक पदार्थ, जिस भी रासायनिक पदार्थ के साथ कागज की या बांस की लुगदी का रिएक्शन करवाते हैं, तो जो भी हम रासायनिक पदार्थ लेते हैं वह रासायनिक पदार्थ प्लेटिनम धातु से रिएक्शन नहीं करता है। रिएक्शन न करने के कारण ही ये जो ये जो नली है, स्प्रिट जो नली है उसको प्लेटिनम धातु की ली जाती है, ताकि यह रासायनिक पदार्थों के साथ किसी भी तरीके की रिएक्शन नहीं करे और हमें जो प्राप्त हो रहा है पदार्थ या रेशा वह पूरी तरह एकदम शुद्ध रेशा प्राप्त हो। अब जो रेयन का जो रेशा है, ये मानवकृत रेशा, इसकी खोज कब हुई थी, 19वीं शताब्दी में इसकी खोज हुई थी। 19वीं शताब्दी में खोज की गई थी और सबसे पहला इसका जो उद्गम स्थान है वह है फ्रांस। यानी कि फ्रांस इसका पहला उद्गम स्थान है। यानी कि सबसे पहले जो रेयन का जो रेशा है वह कहाँ पे प्राप्त हुआ, यानी कि प्राप्त किया गया फ्रांस से। अब जो रेयन का जो वस्त्र निर्माण है वह सबसे पहले मैंने बताया अभी, जैसे उद्गम इसका कहाँ था, फ्रांस था। फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट। यानी कि ये इनको रेयन का पिता भी कहा जाता है। क्या नाम बताया मैंने इसका, इन्होंने सबसे पहले चार्डोनेट, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने रेयन की खोज की थी, जो कि 1884 ईस्वी में की गई थी। सन 1884 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने रेयन की खोज की थी। ये क्या थे, ये फ्रांसीसी थे, यानी कि फ्रांस में सबसे पहले, इस कारण इन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की रेयन की, इसलिए उनको रेयन का पिता कहा जाता है। जिस तरीके से रेशम की सबसे पहले वहां की महारानी ने, चीन की जो महारानी थी, उन्होंने खोज की थी, उस कारण उनको क्या कहा गया था, रेशम की देवी कहा गया था। ठीक उसी प्रकार से इनको रेयन का पिता कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले नाइट्रोसेल्यूलोस विधि के द्वारा, यानी कि जो सबसे अत्यधिक प्रचलित विधि है, नाइट्रोसेल्यूलोस विधि के द्वारा इन्होंने रेयन की खोज की थी। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि रेयन कितने प्रकार के होते हैं। जो रेयन है वह 2 प्रकार के होते हैं। रेयन 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं पुनर्निर्मित सेल्यूलोस रेयन,
और दूसरे आते हैं एसीटेट सेलुलोज रेयोन। ये दो तरह के रेयोन होते हैं, यानी कि रेयोन के जो प्रकार है वह दो तरह के होते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुनर्निर्मित रेयोन के बारे में। पुनर्निर्मित रेयोन के अंतर्गत तीन तरह की विधियां होती है, उनके द्वारा हम रेयोन का रेशा प्राप्त करते हैं। यानी कि इन 3 विधियों से, अलग अलग विधियों से हम रेशा प्राप्त करते हैं, जिसमें सबसे पहले कौन सी होती है? नाइट्रोसेल्युलोज विधि। सबसे पहले आती है आपकी नाइट्रोसेल्युलोज विधि। वो सबसे अत्यधिक प्रचलित भी है और हमारे चार्डोनेट ने ये सबसे पहले फ्रांसीसी थे, ये इन्होंने सबसे पहले जो रेयोन का वस्त्र निर्माण किया वह नाइट्रोसेल्युलोज विधि से ही किया गया। सेकेंड आती है क्यूप्रोमोनियम विधि और थर्ड आती है विस्कोस विधि। सबसे पहले नाइट्रोसेल्युलोज विधि, इसमें क्या किया जाता है? कपास की पट्टियां ली जाती है, यानी कि कपास की लुगदियां ली जाती है, उसको सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करवाई जाती है। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रासायनिक अम्ल लिए जाते हैं, यानी कि रासायनिक विधियों से रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते। तो सबसे पहले क्या करते हैं? कपास की लुगदी ली, इसमें H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों अम्ल लिए जाते हैं, इनकी रिएक्शन करवाई जाती है। इससे क्या प्राप्त होता है? हमें गाढ़ा घोल प्राप्त होता है। इस घोल को क्या किया जाता है? स्प्रिनेट नली में गुजारा जाता है। गुजारने पर स्प्रिनेट नली में से गुजारेंगे, गुजारने के बाद इसको क्या किया जाता है? सुखाया जाता है। नियंत्रित ताप पर सुखाया जाता है। सुखाने के बाद रेयोन का रेशा प्राप्त होता है। इस तरीके से इस विधि के द्वारा इसको पूरा किया जाता है। अब ये जो घोल है, उसमें ये जो घोल प्राप्त हुआ है, उसकी उपस्थिति में यहाँ पर एक ईथर और एल्कोहल का घोल भी लिया जाता है। ईथर या एल्कोहल की उपस्थिति में इस घोल को स्प्रिंट नली में से गुजारेंगे और उसके बाद उसको सुखाकर, उसको नियंत्रित ताप पर सुखाकर उससे रेयोन का रेशा प्राप्त किया जाता है। तो इस तरीके से नाइट्रोसेल्युलोज विधि के द्वारा ये प्राप्त की जाती है। फिर सेकंड आती है क्यूप्रोनियम विधि। क्यूप्रोनियम विधि में क्या किया जाता है? क्यूप्रोनियम विधि, इस विधि में क्या किया जाता है? इसमें भी वही रुई की यानी कि कपास की पट्टियां ली जाती है। अब कपास की पट्टियों को सोडा ऐश और सोडियम हाइड्रोक्साइड कपास की लुगदी प्लस सोडा ऐश प्लस NaOH की प्रेजेंट में इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, जिससे कि हमें क्या प्राप्त होता है? गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है। उस घोल को क्या किया जाता है? उबाला जाता है। उबालने के बाद ये जो उबला हुआ जो पदार्थ होता है उसको क्लोरीन की प्रेजेंट में क्या किया जाता है? ब्लीच किया जाता है। उबालना, उबला पदार्थ प्लस क्या लिया जाता है? Cl2। इससे लेने के बाद जो हमें पदार्थ प्राप्त होता है उसका क्या किया जाता है? पदार्थ प्राप्त होता है उसका ब्लीचिंग की जाती है। ब्लीचिंग करने से जो पदार्थ प्राप्त होगा, ब्लीच करने से जो भी पदार्थ हमको प्राप्त होता है उस पदार्थ में एक तो ब्लीच पदार्थ प्राप्त होगा और ब्लीच करने से उसमें से H2O क्या हो जाता है? विमुक्त हो जाती है। पदार्थ प्लस H2O विमुक्त हो जाती है। अब ये जो पदार्थ होता है उस पदार्थ को क्या किया जाता है? सुखाया जाता है। इस पदार्थ को सुखाकर उसमें क्या किया जाता है? कॉपर ऑक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज में ली जाती है, यानी कि ये दोनों रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं और फिर उस घोल को स्प्रिट नली में से गुजारते हैं और गुजार कर उससे रेयोन का रेशा प्राप्त किया जाता है।
इस पदार्थ को क्या किया, सूखा पदार्थ लिया, सूखा पदार्थ पे क्या किया हमने, NH4OH लिया और प्लूटोनियम ऑक्साइड लिया। इसके प्रेजेंट में गोल प्राप्त हुआ। इस गोल को स्प्लिट नली में से गुजारा और फिर क्या किया, रेशा प्राप्त किया। तो इस तरीके से इस क्रिया के द्वारा हमने प्लूटोनियम विधि से रेयॉन का रेशा प्राप्त किया। फिर आती है लास्ट विस्कोस विधि। विस्कोस विधि में क्या किया जाता है, वही बांस की या कपास की लुगदी ली जाती है, उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाई जाती है, जिससे कि क्षारीय सेलुलोज प्राप्त होता है। कपास लुगदी ली जाती है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है, जिससे कि हमें क्या प्राप्त हो गया, क्षारीय सेलुलोज प्राप्त होता है। सेलुलोज प्राप्त हुआ। अब ये जो सारे सेलुलोज प्राप्त होता है उसको क्या किया जाता है, 3-4 दिन के लिए ऐसे के ऐसे रखा जाता है नियंत्रित और ताप पर। इसको थोड़े दिनों के लिए रखा जाता है। फिर उसमें कार्बन डाई सल्फाइड मिलाई जाती है। कार्बन डाई सल्फाइड मिलाने से एक्सटेंडेड सेलुलोज प्राप्त होता है, यानी कि उसका पदार्थ प्राप्त होता है। इसमें क्या मिलाई जाती है, कार्बन डाई सल्फाइड मिलाई जाती है, जिससे कि हमें क्या प्राप्त होगा, इसका एक घोल प्राप्त होता है। एक्सटेंडेड सेलुलोज प्राप्त होता है। इस सेलुलोज को क्या किया जाता है, इस सेलुलोज को NaOH के साथ घोला जाता है। जब इसका NaOH के साथ घोला जाएगा तो कोलॉइड घोल प्राप्त होगा। उसको स्प्लिट नली में से गुजारेंगे, स्प्लिट नली में से गुजारकर रेशा प्राप्त किया जाता है। तो इस तरीके से एक्सटेंड सेलुलोज और यहाँ पे एक्सटेंड ये लिया गया और उसके साथ क्या किया जाता है, इसमें स्प्लिट नली में से घोल लिया, NaOH लिया और उससे स्प्लिट नली में डाला, स्प्लिट नली में डालकर रेशा प्राप्त किया। तो इस तरीके से ये विस्कोस विधि के द्वारा ये रेशा प्राप्त किया जाता है। तो पुनर्निर्मित सेलुलोज रेयॉन से, यानी कि इस विधि के द्वारा, इस प्रकार के रेशे में ये 3 विधियों के द्वारा रेयॉन का रेशा प्राप्त किया जाता है। फिर आती है हमारी एसिटेट सेलुलोज रेयॉन। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, एसिटेट सेलुलोज रेयॉन के अंतर्गत इसके अंदर क्या किया जाता है, इसमें भी वही लकड़ी या कागज की लुगदी लेंगे, उसको एसिटिक अम्ल में रिएक्शन करवाएंगे। बांस की लुगदी प्लस एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल से रिएक्शन करवाई। एसिटिक अम्ल से रिएक्शन करवा के इससे हमें अम्लीय लुगदी प्राप्त होगी। अम्ल लिया है इसलिए अम्लीय घोल प्राप्त होगा। अम्लीय लुगदी प्राप्त हुई। इस अम्लीय लुगदी में क्या किया जाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड मिलाया जाता है। जब एसिटिक एनहाइड्राइड से इसकी रिएक्शन होती है तब सेलुलोज एसीटेट घोल प्राप्त होता है। क्या मिलेगा, जब एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन इस अम्लीय लुगदी से करवाई जाती है तो क्या मिलता है हमें, एसीटेट, क्या मिलेगा, सेलुलोज एसीटेट घोल। सेलुलोज एसीटेट घोल प्राप्त होता है। इस घोल को क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। ठंडा कर इसमें ठंडा करने पर क्या होता है, एक सफेद
कलर की परत जम जाती है, यानी कि सेलुलोज का सफेद घोल तैयार हो जाता है। इस घोल को क्या किया जाता है, एसीटोन से रिएक्शन करवाई जाती है। अब इस घोल में ठंडा पानी डाला, ठंडा पानी डालते ही क्या बन जाता है, ये सेलुलोज का सफेद घोल तैयार हो जाता है। सफेद घोल प्राप्त होता है। इस घोल की रिएक्शन किससे करवाई जाती है, एसीटोन से करवाई जाती है। यानी कि एसीटोन पदार्थ से जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो हमें एक गाढ़ा घोल तैयार प्राप्त होता है। इस घोल को स्प्रिट नली में से गुजारेंगे। स्प्रिट नली में से गुजारने के बाद हमें रेशा प्राप्त होता है। यानी कि बांस और एसिटिक अम्ल के रिएक्शन से अम्लीय लुगदी प्राप्त होती है। इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवा के हमें एक घोल प्राप्त होगा, जो कि क्या कहलाएगा, सेलुलोज एसीटेट घोल तैयार होगा। इस घोल पे जब ठंडा पानी डाला जाता है तब हमें सफेद रंग का एक सेलुलोज का घोल प्राप्त होता है। उसकी रिएक्शन एसीटोन से करवाई जाती है। एसीटोन से करवाने से एक हमें कॉलॉइड गाढ़ा घोल तैयार प्राप्त होता है। उस घोल को स्प्रिट नली में से गुजारेंगे और नियंत्रित ताप और दाब पर इसको सुखाएंगे और सुखाकर हमें रेशा प्राप्त होगा। तो ये जो विधि थी वह थी एसीटेट सेलुलोज रेयोन प्राप्त करने की विधि। तो इस तरीके से इन सारी विधियों के द्वारा हम रेयोन का रेशा प्राप्त करते हैं। रेयोन के रेशे को प्राप्त करने के बाद क्या किया जाता है, उनसे धागा तैयार किया जाता है। इनसे अब क्या किया जाता है, रेशे की तैयारी की जाती है। रेशे की तैयारी यानी कि वस्त्र निर्माण की क्रिया की जाती है, जिसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, इसकी चमक कम करना। चमक कम करने के बाद क्या किया जाता है, इसकी क्या की जाती है, कताई की जाती है। कताई करने के बाद इस पे परिसज्जा की जाती है। यानी कि इन रेशों में ये 3 तरह की तैयारी की जाती है। रेशे तैयार करने में ये प्रक्रिया की जाती है। रेशा हमने किस तरीके से प्राप्त किया ये मैंने बताया, यानी कि इन जो भी मैंने विधियां बताई उन सारी विधियों के द्वारा क्या किया जाता है, रेयोन का रेशा प्राप्त किया जाता है। रेयोन का रेशा प्राप्त करने के बाद उस रेशे की चमक कम की जाती है। क्यों? क्योंकि इनको इतने सारे रासायनिक पदार्थों के यानी कि रासायनिक विधियों के साथ ये तैयार होते, इस कारण इनमें क्या हो जाती है, प्राकृतिक रूप से रासायनिक पदार्थों के कारण बहुत सी चमक उत्पन्न हो जाती है, जो कि हमारी आंखों को चुभती है वस्त्र निर्माण के बाद, और वो वस्त्र पहनने योग्य नहीं होते। इसलिए क्या किया जाता है, इनकी चमक कम कर दी जाती है। चमक कम करने के लिए क्या किया जाता है, जो रेशे प्राप्त होते हैं उन रेशों को क्या किया जाता है, उनके गोल में मोम है, तेल है, पैराफिन मोम है, ये सारी टेट्रा हाइड्रोक्लोराइड, ये सारे जो पदार्थ है वह मिलाए जाते हैं। क्या क्या मिलाया जाता है, मोम, पैराफिन, ठीक है ना, मोम, पैराफिन है और तेल है, कई तरह के तेल मिलाए जाते हैं। तेल मिलाकर क्या किया जाता है, इनकी चमक कम की जाती है। चमक कम की जाती है। फिर आती है चमक कम करने के बाद, यानी कि उनमें जो अत्यधिक चमक आ जाती है इन विधियों के द्वारा, उसकी चमक को इन सारे पदार्थों से क्या किया जाता है, कम किया जाता है। फिर आती है कताई। कताई यानी कि धागों का निर्माण करना। कताई के दौरान 3 तरह के धागे निर्माण किए जाते हैं। एक हरा धागा, द्विहरा और तीसरा बहुरेशीय। ये 3 तरह के धागे तैयार किए जाते हैं, जिसमें एक हरा धागा यानी कि इसमें केवल एक धागे का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि एक ही धागे का, उसी धागे में ऐंठन और मजबूती इतने अच्छे तरीके से दी जाती है ताकि
वस्त्र निर्माण के समय वह धागा न तो टूटे और उनकी जो बंधन क्षमता हो वह भी अच्छी हो, ताकि जिससे जो वस्त्र निर्माण होता है वह अच्छे से हो पाए, जिसकी आकृति इस तरह की होती है। ये कहलाता है एक हरा धागा। फिर आता है द्विहरा रेशा, यानी कि द्विहरा धागा। द्विहरा धागा कौन सा होता है? जिसमें कि एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक धागों को आपस में जोड़ा जाता है, उनसे वस्त्रों की मजबूती दी जाती है, उनकी बंधन क्षमता को बढ़ाया जाता है, जिसमें कि एक हरे धागे का उपयोग तो होता ही है, यानी कि एक हरे धागे के जैसे दो धागों को आपस में जोड़ा जाता है। यानी ये एक हरा धागा, फिर ये वही एक हरे धागे, लेकिन उनसे दो हरे धागे, यानी कि आपस में एक हरे धागों को जोड़ा जाता है, यानी कि इनमें दो या दो से अधिक धागों का प्रयोग किया जाता है। इनकी जो बंधन क्षमता होगी वह एक हरे धागे से क्या होगी? अत्यधिक बंधन क्षमता होगी और ऐंठन भी अधिक दी जाती है। फिर आते हैं बहुरेशीय धागे। बहुरेशीय धागों में क्या होगा? इनमें भी एक हरे धागों से बहुत सारे धागे तैयार किए जाते हैं। ये इस तरीके से इन धागों से वापस आगे की तरफ बहुत से रेशे धागे तैयार किए जाते हैं, यानी कि एकल धागा इनमें काम में लिया जाता है, लेकिन एकल धागों से द्विधागा और द्विधागों से वापस आगे 3 या 4 धागे तैयार, यानी कि बहुरेशे बहुत सारे धागों को, जो कि छोटे बड़े होते हैं, टूट जाते हैं बीच बीच में से, उन सभी धागों को जोड़कर एक बड़ा रेशा तैयार किया जाता है। यानी कि एक हरा धागा, द्विहरा धागा और बहुरेशीय धागा जो है, यानी कि जितने भी धागे होते हैं, टूटे वगैरह धागे या लंबे धागे, उन सब धागों को क्या किया जाता है? कताई के दौरान आपस में सटाकर और उनका एक बड़ा लंबा धागा तैयार किया जाता है। यह क्रिया जो है वह कताई की क्रिया की जाती है। कताई की क्रिया के बाद क्या की जाती है? उन पर परिसज्जा की जाती है, यानी कि जो भी वस्त्र तैयार होता है, यानी कि धागा बनने के बाद वस्त्र का निर्माण किया जाता है। वस्त्र निर्माण के बाद उनपे कई तरह की रेशे तैयार होने के बाद, धागा तैयार होने के बाद उनपे परिसज्जा की जाती है, जैसे कि सिकन कम करने की परिसज्जा, ठीक है ना, नमी अवशोषणता की परिसज्जा, कई तरह की इस तरीके की सलवटे कम करने की परिसज्जा, कई तरह की उनमें परिसज्जाएं की जाती है, ताकि जो वस्त्र है उनमें अत्यधिक गुण सम्मिलित हो सके और वह अत्यधिक से अत्यधिक उपयोग में लाए जा सके। तो इस तरीके से उनपे कई तरीके की परिसज्जाएं की जाती है, ताकि उनको धोते समय किसी तरह का नुकसान नहीं हो, उनको प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़े, उनका रंग नहीं उड़े, उनके लिए उनपे अलग तरह तरह की परिसज्जाएं दी जाती है। अब इसके बाद आती है इनकी विशेषताएं। विशेषताओं में पहले आती है भौतिक विशेषता और सेकंड आती है रासायनिक विशेषता। ठीक है, 2 तरह की विशेषता होती है, जिसमें भौतिक विशेषता के अंतर्गत सबसे पहले आता है इनका संगठन। संगठन मैंने बताया ये किससे? सेलुलोज पदार्थ से बना होता है। सेकंड आती है इनकी रचना। इनकी रचना यानी कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर इनकी रचना, यानी कि हमने 3 विधियां काम में ली, इन 3 विधियों से इनकी रचना अलग अलग होती है। नाइट्रोसेलुलोज विधि है, उससे चिकना छड़नुमा जो धागा है वह तैयार होता है। क्रिप्टोनियम विधि से महीन और चमकदार धागा प्राप्त होता है और विस्कोस विधि से दांतेदार किनारी वाला धागा तैयार होता है। तो इस तरीके से तीनों अलग अलग विधियों से इनकी जो रचना देखी जाती है उनकी रचना अलग अलग होती है। फिर आती है इनकी लंबाई यानी कि यह वांछित रूप से अविरल लंबाई के होते हैं, यानी कि अच्छी लंबाई के ये होते हैं। जिस तरीके से कपड़े को बनाने के लिए हमें लंबाई चाहिए होती है, इनकी लंबाई उसके लिए परिपूर्ण होती है। फिर आता है इनका व्यास यानी कि इनकी मोटाई। ये जो व्यास है वह किस पे डिपेंड रहता है? स्प्रिट नली पे। इसका व्यास स्प्रिनेट नली पे डिपेंड रहता है। जितनी स्प्रिनेट नली की छिद्र जितने छोटे होंगे, हमें उतने ही कम व्यास के रेशे प्राप्त होंगे।
यानी कि स्प्रेड नली है उसके जो छिद्र है वह एकदम महीन होंगे तो हमें महीन रेशा, अगर मोटे छिद्र होंगे तो हमें मोटा रेशा प्राप्त होता है। तो ये जो व्यास है वह स्प्रिंट नली के छिद्रों पर डिपेंड करता है। फिर आती है इनकी मजबूती। मजबूती यानी कि जितना व्यास कम होगा उतनी मजबूती क्या होगी, अत्यधिक होगी, उतनी ही उनमें ऐंठन है जो सबसे अत्यधिक होगी, उनकी जो बंधन क्षमता है वह भी सबसे अधिक होगी। फिर आती है इनकी चमक। चमक यानी कि इनमें चमक सबसे अत्यधिक होती है। क्यों? उसकी चमक को हम कम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको कई रासायनिक पदार्थों से गुजारा जाता है। रासायनिक पदार्थों का यूज लेके इन रेशों को प्राप्त किया जाता है, जिससे कि इनमें क्या हो जाती है, इनमें प्राकृतिक जो चमक है वह अत्यधिक हो जाती है, जिसको कि कम किया जाता है वस्त्र निर्माण के लिए, ताकि वह हमारे पहनने योग्य वस्त्र तैयार हो सके। उसके बाद चमक के बाद आता है इनका रंग। तो इनका जो रंग होता है वह सामान्यतः कैसा होता है, सफेद रंग के ये रेशे प्राप्त होते हैं। फिर आती है इनकी प्रत्यास्थता, यानी कि इनको खींचने और छोड़ने पर ये अपनी पुनः आकृति प्राप्त कर ले, उसको कहते हैं प्रत्यास्थता का गुण। तो ये गुण इनमें पर्याप्त रूप से उपस्थित होता है। और फिर प्रतिस्कंदता यानी कि प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंदता जो है वह रेशम के जो रेशे होते हैं उनसे कम होते हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। धूप का इनका हानिकारक प्रभाव पड़ता है, यानी कि धूप में सुखाने पर यह वस्त्र जल्दी से खराब हो जाते हैं। संकुंचन का गुण इसमें रहता है उपस्थित, यानी कि अगर इन कपड़ों को धोया जाता है तो उसके बाद इनमें सलवटें आ सकती है। रगड़ का प्रभाव, यानी कि रगड़ कर इन कपड़ों को धोने से इन पे हानिकारक प्रभाव पड़ता है। फिर आते हैं फफूंद और कीड़ों का प्रभाव भी इनपे हानिकारक, यानी कि कपड़ों को पहनने के बाद उनको धोकर नहीं रखने पर उनमें फफूंद है, कीड़े लग जाते हैं, जिससे कि वह खराब होके नष्ट हो सकते हैं। तो ये सारे जो थे वह क्या थे, भौतिक गुणों के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं उनके रासायनिक विशेषताएं, जिनमें आती है अम्ल का प्रभाव, सार का प्रभाव, विरंजक, पसीने का प्रभाव, और पांचवा प्रकाश का प्रभाव। अम्ल का जो प्रभाव है, यानी कि अम्ल जो हमें वह ठंडे या गर्म घोल में अगर इन रेशों को डालेंगे, यानी कि अम्लीय घोल में डालेंगे, कंसंट्रेट यानी कि सांद्र अगर हम अम्ल लेते हैं तो उनसे ये वस्त्र क्या हो जाते हैं, जल्दी से खराब हो जाते हैं। ऐसे कि ऐसे अगर सांद्र सार लेंगे, यानी कि गर्म या तीव्र सार लेंगे तो उनमें भी ये वस्त्र क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो अम्ल और सार की मात्रा कैसी होनी चाहिए, डाइल्यूट होनी चाहिए। डाइल्यूट यानी कि तनु अम्ल और सार लेने पर वस्त्र क्या हो जाते हैं, खराब नहीं हो पाते और वह अच्छे से कार्य करते हैं। फिर आते हैं विरंजक का प्रभाव, यानी कि विरंजक यानी कि अगर तीव्र विरंजक अगर लिया जाता है तो उससे वस्त्र जल्दी से खराब हो जाता है। यानी कि तेज अवस्था में कंसंट्रेट अगर विरंजन लेते हैं, इसके लिए कपड़ों के लिए क्या करना चाहिए, हमेशा हमें तनु यानी कि कम विरंजक पदार्थ लेने चाहिए। फिर आता है पसीने का प्रभाव। तो पसीने का प्रभाव, पसीना अगर अत्यधिक अम्लीय होगा तो उससे वस्त्र क्या होते हैं, जल्दी से खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं ये रेशे। प्रकाश का प्रभाव मैंने अभी बताया, यानी कि धूप का प्रभाव इन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। फिर आता है रंग का प्रभाव। रंग का प्रभाव क्या है, रंग यानी कि इन पे जो रंग है इसका गुण इसमें क्या होता है, पक्का रंग इन पे चढ़ता है, ये गुण उपस्थित होता है। यानी कि जो हम रंग इन रेशों पे चढ़ाते हैं वह अत्यधिक तीव्रता से पकड़ सकते हैं, यानी कि पकड़न क्षमता जो इनकी होती है वह अधिक होती है, रंग पक्केपन से इन पे चढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से ये सारे जो गुण थे वह क्या थे, इनके रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत आती है। इनकी अम्ल, सार, विरंजक, पसीने का, प्रकाश का प्रभाव और रंग का प्रभाव, ये सारे जो प्रभाव है यानी कि जो विशेषता है वह आती है रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत। यानी कि ये सारे गुण इनमें निहित होते हैं। इन सारे गुणों को लेकर ही जो रेशा तैयार किया जाता है वह रेशा अच्छा, मजबूती वाला, सुंदर और टिकाऊ रेशा बनता है, जिससे कि आगे वस्त्र बनाया
जाता है और वह वस्त्र पहनने पर हम कंफर्टेबल फील करते हैं और हमें वह वस्त्र दिखने में भी सुंदर लगता है और शारीरिक रूप से भी वह हमें अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आज मैंने रेयॉन का रेशा पूरा किया है, जो कि रेयॉन के बारे में बताया गया है, इसका उत्पादन कहाँ हुआ, कब हुआ, इसके लिए कौन कौन सी विधि यानी कि रेयॉन के रेशों को किससे प्राप्त किया गया। मैं वापस बता देती हूँ, कागज की या बांस की लुगदी ली जाती है, उसमें रासायनिक विधियों से क्रिया करवाई जाती है और उससे जो प्राप्त जो घोल होता है उन्हें स्प्रिंट नली में से गुजारा जाता है और गुजारने के बाद जो हमें धागा प्राप्त होता है उसमें ताप और नियंत्रित ताप और दाब पर उन्हें सुखाया जाता है उस घोल को और उससे रेशा प्राप्त किया जाता है। और रेयॉन के रेशे को प्राप्त करने के बाद उसमें चमक कम की जाती है, जो कि रासायनिक पदार्थों के कारण उनमें चमक आ जाती है, उसको कम की जाती है। उसमें कताई की जाती है यानी कि धागे तैयार किए जाते हैं और धागे तैयार करने के बाद उन धागों में क्या की जाती है, परिसज्जा दी जाती है, ताकि वह वस्त्र पूरी तरीके से हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सके और हम उसका यूज अच्छे से कर सके लंबे समय तक। और जो रेयॉन के जो रेशे होते हैं उनकी अपनी भौतिक और रासायनिक विशेषताएं अलग अलग होती है, यानी कि भौतिक गुणों में ये सब आते हैं और रासायनिक विशेषताओं में यानी कि जो रेयॉन के जो रेशे होते हैं उनमें ये सारी विशेषताएं, ये सारे गुण उपस्थित होते हैं। उसी के साथ ये रेशे हमारे लिए उपयोगी बन पाते हैं। तो आज हमने रेयॉन का रेशा कंप्लीट किया है। नेक्स्ट रेशा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।